नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज की श्रृंखला में हम प्रकाश के परावर्तन को आगे बढ़ाते हैं और कल की क्लास में हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में अपन ने दर्पण तक पढ़ लिया था और दर्पण के बारे में अपन जान रहे थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश से संबंधित कुछ बातें सीखी थी। प्रकाश क्या है, प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश की चाल क्या थी, प्रकाश कितने समय पर आता है, ये अपन ने बातें देखी। उसके बाद में अपन ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े। दो नियम के बाद में हमने देखा कि परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है, बराबर। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपतन कोण इतना है तो परावर्तन कोण कितना होगा। सतह की समतल या दर्पण की सतह के मध्य और आपतन कोण आपतित किरण के मध्य इतनी डिग्री का कोण बन रहा है तो परावर्तन कोण कितना होगा, ये बातें इसमें पूछता है। और आगे चलकर अपन ने देखा कि परावर्तन के दो नियम हो गए थे, परावर्तन के प्रकार हो गए थे, और फिर अपन ने देखा दर्पण, क्योंकि दर्पण पढ़ना हमें जरूरी है क्योंकि दर्पण में ही क्या होता है, परावर्तन की घटना होती है। दर्पण में अपन ने सबसे पहले देखा दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था, गोलीय दर्पण या समतल दर्पण, दूसरा था गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में अपन ने सब कुछ जाना और आज अपन पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण दोस्तों, आज अपन चर्चा करते हैं किसकी, गोलीय दर्पण की। हमने कहा गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण कितने प्रकार का होता था, दो प्रकार का, एक समतल और एक गोलीय। गोलीय को वापस कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है कौन सा, अवतल दर्पण है। कौन सा होता है दोस्तों, अवतल दर्पण। दूसरा होता है कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक होता है कौन सा, अवतल दर्पण, दूसरा होता है कौन सा, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो। यानी पहली बात तो अपन कहें कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण होता क्या है, तो दोस्तों गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय। कल अपन ने बात की थी परावर्तक पृष्ठ, यानी जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है उस सतह को अपन कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराती है वह सतह परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह कैसी होनी चाहिए, गोल या गोलीय। तो दर्पण कहलाता है कौन सा, गोलीय दर्पण। तो परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोलीय होता है। कैसा होता है दोस्तों, गोलीय होता है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वह दर्पण भी क्या हो जाता है, गोलीय दर्पण हो जाता है। गोलीय दर्पण के कितने भाग, दो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दो प्रकार के होते हैं। अगर अपन बात करें कि जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के अपन ने बताए, कितने, समतल और गोलीय। गोलीय के भी कितने प्रकार होते हैं, दो। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। आप कहोगे अवतल कौन सा दर्पण होता है, अवतल। देखो दोस्तों अवतल क्या होता है, अवतल दर्पण एक होता है उत्तल। रटने की बात नहीं, रटने की जरूरत नहीं, क्यों, अवतल है ये कौन है, उत्तल है। अगर मैं आपसे कहूं, ये देखो आपके सामने एक वर्त है, क्या है दोस्तों, वर्त है। वर्त का क्या होता है, केंद्र होता है। अगर मैं इस वर्त को दो भागों में बांट देता हूं, आपने कहा गुरुजी एक गोले का भाग है और इस गोले को आपने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। अब इस गोले के मैं एक तरफ तो इधर लेप कर देता हूं, ये आपने लेप कर दिया, और एक तरफ मैं इसके इधर लेप कर देता हूं, विपरीत लेप किया है मैंने।
इसके बाहर की ओर लेप कर दिया, इसके अंदर की ओर लेप कर दिया। तो अब परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा? इसका तो ये वाला परावर्तक पृष्ठ है और इसका कौन से वाला है? ये वाला परावर्तक पृष्ठ है। ये कहलाता है कौन? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक सतह। और हमने कहा परावर्तक सतह से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। तो यहां से अपन देखें, परावर्तक सतह मतलब परावर्तक पृष्ठ मतलब जिससे क्या? प्रकाश टकराए। इस भाग से तो इसकी ओर ये इससे टकराएगा, इसमें इधर से टकराता है तो ये परावर्तक पृष्ठ है। अब आप इस गोले को आप आगे बढ़ाओगे, इस गोलीय भाग को आप आगे बढ़ाते हैं तो एक गोले का निर्माण हो जाता है और इसी के लिए इसका नाम पड़ गया गोलीय दर्पण, जिसकी सतह क्या हो? गोल हो। अब अपन देखते हैं इसमें अवतल दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण कौन सा है। अगर अपन बात करें कि गोलीय दर्पण में अवतल कौन सा है और उत्तल कौन सा है, रटने की जरूरत नहीं। देखो पहला यहाँ पर कौन है? ऊ है। यहाँ पर कौन है? ए है। यहाँ पर कौन है? ऊ है। ये दर्पण होता है अवतल। कौन सा दर्पण दोस्तों? अवतल दर्पण। अब रटने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए का मतलब होता है अंदर। ए का मतलब क्या होता है? अंदर। यानी जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ होता है वह कहलाता है कौन सा? अवतल दर्पण। ए का मतलब अंदर, ऊ का मतलब उभरा हुआ। ऊ का मतलब है उभरा हुआ और ए का मतलब है अंदर। जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक सतह अंदर की ओर धसी हुई नजर आए तो दर्पण होता है कौन सा? अवतल। जिसका परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई नजर आए वो दर्पण होता है कौन सा? उत्तल दर्पण है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। उत्तल और अवतल। ए का मतलब है अंदर और ऊ का मतलब है उभरा हुआ। अंदर की ओर धसा हुआ परावर्तक सतह तो वो कौन सा? अवतल। उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ है तो वो कौन सा? उत्तल दर्पण कहलाता है। ये अंतर इन दोनों में था। अवतल दर्पण की आप बात करोगे, अवतल दर्पण की आप बात करोगे, प्रतिबिंब निर्माण की आप बात करो कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। अगर और अंतर अपन इसमें देखना चाहें, अवतल दर्पण पहली बात समझ गए, परिभाषा क्या होगी? जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा होता है वह कहलाता है अवतल और उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ तो वो कहलाता है कौन सा? उत्तल। देखो अगर अपन बात करें अगले उत्तल और अवतल में, यह अवतल है और ये कौन सा है? उत्तल है। इसको थोड़ा चेंज करके लिखो तो विपरीत हो गया, इधर उत्तल लिख देते आप, जैसे मैं कहूं इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। गोला बना के कर देते हैं एक बार ना। इसको दो भागों में आपने इसी को बांट दिया, ये बन गया कौन सा? ये हो जाएगा कौन सा? इधर बाहर की ओर कर देते हैं अपन ना। ये हो गया उत्तल और ये हो जाएगा कौन सा? उत्तल। इधर उत्तल है, ये वाला कौन सा आ गया? अवतल आ गया। पहला अंतर हो गया। इसका परावर्तक पर सतह कौन सी है? परावर्तक सतह सतह। इसमें तो ये वाली है और इसमें ये वाली है। अवतल दर्पण की आगे बात करें तो अवतल दर्पण को कहते हैं दोस्तों अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को कहते हैं दोस्तों कौन सा? अपसारी। अपसारी। यह अभिसारी, ये कौन सा है? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैलाना, अभिसारी का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना। तो ये कौन सा था? ये कौन सा है? अवतल और ये कौन सा है? उत्तल। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं?
अपसारी दर्पण कहते हैं। ध्यान से सुनना, अपसारी दर्पण कहते हैं। अभिसारी को क्या कहते हैं या अवतल को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है, एक जगह पर केंद्रित कर देता है, इसलिए अभिसारी नाम पड़ा। और ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। जैसे यह आपका कौन सा दर्पण बताया मैंने? ये दर्पण होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। या इसका विपरीत कर दोगे आप, ये कौन सा दर्पण होता है? उत्तल। उत्तल में प्रकाश की किरणों को, ये मुख्य अक्ष होता है, परिभाषा में अपन देखेंगे, ये प्रकाश की किरणों को यूं फैला देता है। आगे काल्पनिक रूप से इसे मिलती हुई क्या होती है? नजर आती है। बाकी वास्तव किरणें क्या हो जाती है? यूं चली जाती है। ये फैला रहा इसलिए कौन सा है? उत्तल। इसका नाम क्या पड़ गया? अपसारी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। इधर आप देखोगे तो ये वाला दर्पण होता है कौन सा? अवतल दर्पण। ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? केंद्रित। ऐसे परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद में यहाँ पर क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया कौन सा? अभिसारी दर्पण पड़ गया। बैठ गई बात है। तो ये था अभिसारी और अपसारी दर्पण में क्या अंतर। अगली अपन बात करें तो अभिसारी दर्पण हो गया, अपसारी दर्पण हो गया, और उत्तल अवतल मतलब उ यानी उभरा हुआ, ए यानी अंदर की ओर धसा हुआ। जिसका परावर्तक अंदर की ओर धसा हो वह कहलाता है अवतल, उभरा हुआ है वो कहलाता है कौन? कौन कहलाएगा? उत्तल कहलाता है। अगली अपन बात करें तो इसमें प्रतिबिंब निर्माण की अपन बात कर लेते हैं। इसमें प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों, वो बनता है सामान्यतः, कैसा कहा मैंने? सामान्यतः। सामान्यतः वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। उल्टा कैसा बन? सामान्यतः वास्तविक और उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? सामान्यतः बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो बनता है सदैव, सदैव आभासी, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा बनता है दोस्तों। कैसा बनता है? कैसा बनता है? सदैव आभासी एवं कैसा बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनेगा? छोटा बनता है। वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनता है। पहला तीन अंतर हो गए दोस्तों। पहला उत्तल दर्पण की परिभाषा, उत्तल दर्पण की परिभाषा जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? अंदर की ओर धसा हुआ उत्तल, उभरा हुआ होता है वो क्या? उत्तल। अवतल को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित। उत्तल को कहते हैं अपसारी, क्योंकि प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सामान्यतः वास्तविक और उल्टा। और कैसा बनता है? बड़ा। सामान्यतः, ये बात याद रखना दोस्तों, ये जो सामान्यतः शब्द लगा हुआ है इसका मतलब होता है अलग ही। सामान्यता का मतलब ये होता है कि ये पांच स्थितियों में अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और एक स्थिति में आभासी और क्या बनाता है? सीधा। जैसे जब वस्तु कहां पर रहती है? अनंत पे। जब वस्तु सी से परे, जब वस्तु सी व एफ के मध्य, जब वस्तु सी पर है, और जब वस्तु एफ पर है, तब तो पांच स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनाता है। लेकिन जैसे ही वस्तु कहां पर रखी जाती है? ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य रखी जाती है, तो प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनता है? सीधा बनता है। इसलिए यहां पर कौन आया है? सामान्यतः। कहने का मतलब अवतल दर्पण हमेशा ही वास्तविक और उल्टा नहीं बनाएगा, कैसा भी बनाता है? आभासी और सीधा भी बनाता है। इसलिए यहां पर क्या आ गया? सामान्यतः। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि जो सदैव ये शब्द आया यहां पर है, ये जो सदैव शब्द आया है मतलब है उत्तल दर्पण सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा। दोस्तों एक बात याद रखना, यह हमेशा कैसा बनाएगा? छोटा, आभासी और सीधा। और एक बात याद रखना, आभासी के साथ कौन बैठा होगा? सीधा। और वास्तविक के साथ हमेशा कौन आता है? उल्टा। वास्तविक के साथ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, वास्तविक के साथ कौन आएगा?
उल्टा, और आभासी के साथ हमेशा कौन आता है? सीधा। ये बात आपको याद रखनी है। अगला अंतर अपन देखें, अगली अपन बात करें तो ये प्रतिबिंब इसका क्या हो गया? निर्माण हो गया। अगर मैं ये कहूं ये कौन सा दर्पण था? अवतल। ये कौन सा था? उत्तल। तो यहाँ पर सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी कैसा बनता है? सीधा बनता है। और कैसा बनता है? छोटा बनता है। यहाँ पर अवतल दर्पण जो होता है वो सामान्यतः कैसा बनाता है? वास्तविक। और कैसा बनाता है? उल्टा। और कैसा बनाता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ये कितने अंतर हो गए? 3 अंतर हो गए। 3 ही कैसे हो गए? 3 अंतर हो गए। एक परिभाषा का हो गया, एक अभिसारी दर्पण और अपसारी दर्पण कहते हैं, एक इस प्रतिबिंब निर्माण हो गया। कैसा बनाएगा? छोटा। ये सामान्यतः बड़ा बनाता है। कैसा बनाता है? बड़ा। बाकी तीनों बनाता है, बराबर भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। इसलिए कैसा शब्द आ गया यहाँ पर? सामान्यतः शब्द आ गया। ये अपने क्या थे? गोलीय दर्पण थे। क्या थे? गोलीय दर्पण में क्या था? यहाँ पर अंतर था। देखो दोस्तों, आभासी, आभासी का मतलब होता है ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके। कैसा प्रतिबिंब कहलाता है? आभासी कहलाता है। समतल दर्पण में हमने कल देखा था पिछले क्लास में कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और जो ये वास्तविक का मतलब होता है ऐसा प्रतिबिंब जिसे किस पर प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वो कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उल्टा बनता है। जैसे हम समुद्र के किनारे जाते हैं, पानी के किनारे जाते हैं तो अपने टांग ऊपर नजर आते हैं और सिर नीचे, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बैठ गई बात। अगली अपन बात करें तो ये क्या है? गोलीय दर्पण। अब मैं दोस्तों आपको गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताता हूं जो काम आती है अपने। ये आप जानते हैं दोस्तों, देखो ये क्या है? एक गोला है। क्या है? गोला है। इस गोले का क्या होता है? एक केंद्र होता है। हम बात किसकी कर रहे हैं? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। देखो ये क्या है? गोला है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक परिभाषा लिख देते हैं पहले। एक होती है कौन सी? वक्रता त्रिज्या, या वक्रता पहले सबसे कर देते हैं केंद्र। वक्रता केंद्र, इसका प्रतीक होता है दोस्तों सी। वक्रता केंद्र क्या है? ये आपके सामने दिख रहा है, एक वर्त मतलब गोला है। इस गोले का क्या होता है? केंद्र होता है। गोले का क्या होता है? केंद्र होता है। अगर मैं ये कहूं आपसे, इसको आप 2 भागों में बांट दो, ऐसे अपने 2 भागों में बांट दिया, बताओ ये कौन सा दर्पण है? अभी तो कोई नहीं, अगर आप लेप करोगे तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? उत्तल। इसके अंदर कर दोगे तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल। तो हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जाता है। गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जाता है। उस गोले का केंद्र ही, उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। बैठ गई बात है कि हमने कहा गुरुजी आपने इसको गोला बनाया और इस गोले का जो केंद्र था, उस गोले का जो केंद्र है वो गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाता है। परिभाषा शुद्ध लिखने की हो गई। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जाता है। उस गोले का केंद्र, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। सही। दूसरी बात है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या समझने की कोशिश करना। इसका प्रतीक होता है आर। क्या होता है? आर। यही वो बात आ गई वापस। इसको किसका भाग माना जाता है? गोले का भाग माना जाता है। इस गोले का केंद्र तो क्या कहला रहा था? वक्रता केंद्र। और इस गोले के केंद्र को आप मिलाते हैं इधर, तो बताओ ये क्या बन गया? ये गोले के टच हो गई
तो ये क्या हो गई, त्रिज्या। गोले की तो क्या है, त्रिज्या। गोले की तो क्या है, त्रिज्या। और गोलीय दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। बैठ गई बात, तो ये होती है वक्रता त्रिज्या। दो परिभाषाएं। अगली अपन बात करें, वो ही है, गोले का केंद्र है तो गोले दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। गोले की त्रिज्या ही गोलीय दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अगली अपन बात करें तो यहां पर दर्शाया जाता है, जैसे ये त्रिज्या गोले की हो गई, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, यहां से केंद्र है तो केंद्र से लेकर यहां पर दर्शाया जाता है P। ये जो सतह है यहां से M और मैं लिख देता हूं N, यहां से यहां तक जो सतह है, परावर्तक सतह, उसको अपन कहते हैं द्वारक। क्या कहते हैं दोस्तों, द्वारक। यानी M से लेकर N तक संपूर्ण परावर्तक पृष्ठ या सतह को अपन क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। इस द्वारक यहां से यहां तक जो सतह है, ये इस द्वारक का जो मध्य बिंदु आपको दिख रहा होगा वो कोण है P। तो P का मतलब दोस्तों अगली परिभाषा कोण हो गई ध्रुव है। कौन होता है, ध्रुव। ध्रुव का प्रतीक होता है P। यानी द्वारक का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, या मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। या अपन बात करें, हम ये कह सकते हैं संपूर्ण परावर्तक सतह है उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। या द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। यहां से यहां लेकर ये जो मुख्य अक्ष जा रहा है, इसको दोस्तों अपन कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष का मतलब है, यहां पर आप जानते हैं कौन बताया था अपन ने, C, केंद्र वक्रता केंद्र। यहां पर होता है कौन है, F है। जब प्रकाश की किरणें चलती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर बलती है वो क्या बनता है, मुख्य फोकस। तो पहली बात यह है, इस C को और इस P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी ये जो किस किस को मिला रही है, C वक्रता केंद्र, F मुख्य फोकस, और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। आगे अपन बात करें तो होता है अगली बात मुख्य फोकस। कौन आएगा, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस का प्रतीक होता है F। देखो, मुख्य फोकस अवतल दर्पण का अलग होगा और उत्तल दर्पण का अलग होता है। यहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है, इसलिए इसकी परिभाषा अलग हो जाती है। हम यहां पर परिभाषा लिखेंगे, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें चलती है, चलने के बाद दर्पण से यहां पर टकराएगी तो परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है दोस्तों, क्या कह रहा हूं, मिलती है, तो वो तो कहलाता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे ये उत्तल दर्पण है, ये प्रकाश का क्या कर देता है, परावर्तन, यानी विपरीत दिशा में फैला देता है। इसको मुख्य अक्ष को आप आगे बढ़ाओगे तो पीछे इन किरणों को बढ़ाते हैं तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। बैठ गई बात। तो ये परिभाषाएं मुख्य इसमें थी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। एक बार अपन देख लेते हैं। पहली परिभाषा अपन ने देखी किसकी, वक्रता केंद्र C की। गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जाता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या R, गोलीय दर्पण को एक गोले का भाग माना जाता है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, जिसका प्रतीक होता है R। अगली द्वारक है। संपूर्ण परावर्तक पृष्ठ को क्या कहते हैं, द्वारक। और संपूर्ण परावर्तक पृष्ठ द्वारक है तो द्वारक का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव है। ध्रुव। मुख्य फोकस है, यह मुख्य अक्ष है, यानी वक्रता केंद्र और
मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण में वास्तव में मिलती है प्रकाश की किरणें, सॉरी, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस यानी वास्तव में मिलेगी, उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर चलती है, परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वो मुख्य फोकस कहलाता है किसका? अवतल दर्पण का। और मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं मिल रही, आभासी मिल रही है, तो वो प्रतिबिंब या मुख्य फोकस कहलाता है किसका? उत्तल दर्पण का। और हमने पहले पढ़ लिया कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी और सीधा बनाता है। ये वास्तविक और यानी वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी अपन मिला रहे हैं तो वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनता है। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। ये गोलीय दर्पण से संबंधित क्या थी? परिभाषाएं थी। परिभाषाओं में आपसे कोई पूछेगा नहीं, आगे प्रश्न क्या पूछते हैं वो अपन आगे प्रश्नों के हिसाब से आगे चलते हैं। ये गोलीय दर्पण से संबंधित क्या थी? परिभाषा। इंपॉर्टेंट दोस्तों बात यह है कि प्रश्न कहां से आता है एग्जाम में? तो वो आता है प्रतिबिंब निर्माण से। कहां पर आता है? प्रतिबिंब निर्माण। तो प्रतिबिंब गोलीय दर्पण से संबंधित क्या सीखेंगे? प्रतिबिंब निर्माण। पहले अपन सीख लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण। देखो दोस्तों, रटना नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। अवतल दर्पण की अपन बात कर रहे हैं। कौन से दर्पण की? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखो, मैं एक सारणी बना रहा हूं, सटीक याद आपको करनी है। पहली बात मैं आपको एक समझा देता हूं, ये कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। हमने अभी अभी सीखा है यह अवतल दर्पण का क्या होता है? ध्रुव P। यहां पर होता है कोण F है, यहां पर होता है कोण C, और इधर अपन आते हैं तो यहां इस C से परे होता है तो वो कोण बैठा है अनंत। यहां पर कोण होगा दोस्तों अनंत है। अनंत है, अनंत के बाद में C है, C के बाद में कोण है F। C का मतलब जान गए वक्रता केंद्र, F का मतलब मुख्य फोकस, P का मतलब ध्रुव। ये तीन चीज आपको याद रखनी है। चार चीजें, अनंत है, C है, मुख्य फोकस है और ध्रुव है। ऐसा कैसा आपको याद है? तो आप प्रतिबिंब निर्माण याद कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो तो यहां पर अनंत पे रहेगी यूं प्रकार, ऐसे। ये अनंत है दोस्तों, ऐसे। क्या है? अनंत। जब वस्तु अनंत पर है तो ऐसे आपको दर्शाएगा, क्योंकि वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही है तो हम मान लेते हैं कहां पर है? अनंत। तो जैसे यहां से परावर्तन होगा तो ये कहां पे मिल रही है? मुख्य अक्ष पे। तो प्रतिबिंब भी कहां पे बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है। सही। अगर आपसे पूछा जाता है कि वस्तु सी पर है, जैसे अब आप बिंब की स्थिति आती है, किसकी स्थिति? बिंब की स्थिति। तो जैसे आ गया वस्तु कहां पर है? सी पर है। तो देखो ये सी वाला है, ये सी है। अब वस्तु आप ऐसे रखोगे, यहां पर सी पे रखोगे, यहां से प्रकाश की किरण चलेगी, चलने के बाद में कहां से गुजर जाती है? ऐप से होकर निकल आती है, दूसरी ऐप से जाती है तो यहां पर आ जाती है। बताओ कहां पे बन रहा है प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र पे बन रहा है। वक्रता केंद्र पर कौन थी? वस्तु थी। ऐसे ऐसे आगे आते जाते हैं तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। एक सारणी के माध्यम से एक शानदार कॉन्सेप्ट से मैं आपको एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण समझा रहा हूं। देखो, इधर अपन देखते हैं बिंब की स्थिति। किसकी स्थिति? बिंब। बिंब जानते हैं, बिंब का मतलब होता है कोण, वस्तु जो आप दर्पण के सामने ले जाते हो जिसको, वो बिंब कहलाती है। बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब कहां पर रखी हुई है? ये बिंब की स्थिति है।
ये किसकी स्थिति है? बिंब की स्थिति है। यहां पर आप लिख देते हैं किसकी? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति। चित्र अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन समझ लेते हैं कि कैसे आपको याद करना है। देखो, आपको लिखना है सबसे पहले, यहां पर बिंब की स्थिति सारणी रटने की जरूरत नहीं है, सीखना है बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। मैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं अनंत। ये चिन्ह किसका है? अनंत का है। अनंत के बाद में आप दर्पण में इधर आ रहे थे, मैं एक बार इधर बना के दिखाई देता हूं, आप दर्पण था या उत्तल दर्पण था। यहां पर अनंत था, यहां पर सी था, यहां पर कौन है? एफ है, यहां पर कौन है? पी यानी ध्रुव है। सबसे पहले आपने वस्तु को कहां पर रखा? अनंत पे। बिंब का मतलब वस्तु है, कहां पर रखा? अनंत पे रखा। अनंत के बाद में आप कहां पर रखोगे? सी पर रखोगे। कौन आ गया? सी आ गया। सी के बाद में कौन बैठा है? एफ है। बताओ कौन बैठा है? एफ। ये बात तीन चीज याद हो गई, अनंत है, सी है और कौन है? एफ है। ऐसे कि ऐसे अपन ने सारणी में यहां पर रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपन आगे देखें, जैसा आपने चित्र में देखा वहां पर अनंता, सीता और एफ था, क्रम से आपने रख दिया। मैं इसको पकड़ के यहां पर ले आता हूं ऐसे एफ। प्रतिबिंब की स्थिति में, प्रतिबिंब की स्थिति में मैं पकड़ के यहां पर ले आया एफ है। बताओ सी के नीचे कौन आएगा? सी। और ये अनंत कहां पर आ जाएगा? विपरीत कर दो, ये अनंत यहां पर आ जाएगा। बैठ गई बात? सही। अब मैं ये कहूं आपसे, मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। वस्तु, अब देखो बिंब की स्थिति मतलब वस्तु कहां पर रखी हुई है। आप बोलोगे गुरुजी पहली स्थिति में, पहली 5 स्थितियां बता रहा हूं पहले तो। एक नंबर, एक नंबर यानी एक नंबर बिंब की स्थिति कहां पर है? अनंत पे है। तो बताओ प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? आप बोलोगे कहां पे बनेगा? एफ पे बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। पहली कंडीशन याद हो गई, बिंब की स्थिति कहां पर है? अनंत पे है। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। अगली स्थिति 2 नंबर, 2 नंबर ये, अब वस्तु कहां पर है? इन दोनों के बीच में है। इधर आओ तो सी है, इधर आओ तो अनंत है, या हमने कैसे अनंत और सी के मध्य या सी से परे, क्या कह सकते हैं? सी से परे या अनंत और सी के मध्य। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? इन दोनों के मध्य, एफ और सी के मध्य, एफ और सी के मध्य। कितनी बात बात हो गई? 2। तीसरी बात, वस्तु कहां पर है? सी पर है। बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर बनेगा। कहां पर बनेगा? सी पर बनेगा। कितनी बात हो गई? 3 बात हो गई। पहली थी, दूसरी है, अब ये कितनी हो गई? 3 बात हो गई। चौथी बात, वस्तु कहां पर है? एफ और सी के मध्य, यहां पर है। कहां पर है? एफ और सी के मध्य। प्रतिबिंब कहां बनेगा? इन दोनों के मध्य। इधर आओ तो अनंत, इधर आओ तो सी। कहां बनेगा? इन दोनों के मध्य बनेगा। कितनी बातें? 4 बात, 4 नियम हो गए। पांचवी बात यह है, जब वस्तु कहां पर है? एफ पर है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे। कहां बनेगा? अनंत पे। बताओ कितने प्रतिबिंब निर्माण हो गए? 5। और याद रखना दोस्तों, ये जो 500 बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वास्तविक, प्रकृति क्या होगी इनकी? वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। कितनी स्थितियों में वास्तविक और उल्टा बनेगा? 5 स्थितियों में। 5 स्थितियां आपने याद कर ली है उत्तल दर्पण की। पहली बात मैंने कहा, 1 नंबर प्रतिबिंब कहां पर है? बिंब कहां पर रखा? यह अनंत है। 1 नंबर कौन है? यहां पर रख दिया। बताओ 1 नंबर है तो यहां पर है, कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे। कौन है? मुख्य फोकस। 1 नंबर बात ये होगी, प्रतिबिंब, बिंब की स्थिति कहां पर है? अनंत, प्रतिबिंब मुख्य फोकस। दूसरी बात कहां पर है? 2 बात,
दूसरी अनंत और सी के मध्य प्रतिबिंब एफ व सी के मध्य, एफ व सी के मध्य। तीसरी बात है कहां पर है, सी पर, प्रतिबिंब सी पर, वस्तु सी पर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी, बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर। इसमें छोटा बन रहा था, अब बड़ा बनने लग जाएगा। इधर जाओगे तो यहां से बराबर है, यहां पर कैसा बनेगा, बराबर। इधर जाओगे तो बड़ा बनेगा, इधर आओगे तो कैसे बनते हैं, छोटे बनते हैं। यहां पर चौथी स्थिति कौन सी है, सी और एफ के मध्य, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत व सी के मध्य। यहां पर पांचवी स्थिति कौन सी है, पांचवी स्थिति एफ पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत है, नहीं है। तो ये कौन सा था, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको उतार सकते हैं। छठवीं स्थिति और बता देता हूं मैं, छठवीं स्थिति बार रहेगी। यहां पर बार का मतलब ये वाला अवतल दर्पण है, यहाँ पर छठवीं स्थिति है तो इधर बनते हैं, वो क्या बनते हैं, आभासी और सीधे बनते हैं। कैसा बनता है, छठवीं स्थिति में अवतल दर्पण में आभासी और सीधा बनेगा। और वस्तु कहां पर होगी दोस्तों, वस्तु कहां पर होगी, वो वस्तु होगी एफ व पी के मध्य, एफ व कहां पर होगी, पी के मध्य। कहां पर होगी, एफ व पी के मध्य। क्या हो रहा है, एफ व पी के मध्य। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण है दोस्तों। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो। एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उतार लिया होगा, बैठ गई होगी बात। ये कौन से में था दोस्तों, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण होता है। अगली बात अपन करें तो कौन सा आएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। किसमें, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निर्माण। इसमें दो ही प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों। पहला होता है कब, जब पहली स्थिति, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पे हो, बिंब कहां पर हो, ये बिंब है, बिंब की स्थिति। ये यहां पर बन रहा है कौन, प्रतिबिंब। वस्तु कहां पर हो, अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। वस्तु कहां पर है, अनंत पे है, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पे बनेगा। दूसरा जो स्थिति आती है वो अनंत व एफ के मध्य हो। अनंत व किसके मध्य हो, एफ के मध्य हो। कहीं पर भी दोनों के मध्य रख दोगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे इधर बनेगा। और कैसा बनेगा, हम ये कह सकते हैं वो भी आभासी, और कैसा बनेगा, सीधा। अनंत व कहां पर हो, एफ के मध्य हो, और प्रतिबिंब यहां पर कैसा बन रहा है, ये छोटा। और दोनों ही प्रतिबिंब कैसे बनते हैं दोस्तों, इसमें अवतल में हमेशा सदैव, मैंने अंतर में लिखा दिया वहां पर, सदैव आभासी और कैसा बनेगा, सीधा और छोटा बनता है। तो अनंत व एफ के मध्य और इधर बन जाएगा तो इसकी स्थिति हो जाएगी कौन सी, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा, आभासी, आभासी, और कैसा बनेगा, इसके साथ कौन आता है, हमेशा सीधा आता है। कोई दिक्कत है, नहीं। अनंत व एफ के मध्य है तो छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और दर्पण के जैसे यहां पर है तो दर्पण के कहां पर बनेगा,
पीछे बनता है, ये परावर्तन हो जाता है, तो यहाँ पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। यहां तक बात में समझ में आ गई होगी। उत्तल दर्पण द्वारा क्या था, प्रतिबिंब निर्माण था। उत्तल दर्पण में दो ही प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनेंगे, दोबारा सुनो। आभासी और सीधा, वस्तु से क्या छोटा। सदैव की बात बता रहा हूं मैं, किसकी, सदैव कैसे बनाते हैं, आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा। एक स्थिति कौन, जब वस्तु कहां पर है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, मुख्य फोकस पे। कैसा बनेगा, छोटा, आभासी और सीधा। जब वस्तु अगली दूसरा बनेगा वो, जब वस्तु कहां पर अनंत हो रहे, ऐप के मध्य, कैसा बनेगा, छोटा, आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। अब जैसे प्रश्न पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, तो ऐसा नहीं, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन देखना, प्रश्न समझने की कोशिश करना, उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके सामने है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है केवल उत्तल दर्पण, दूसरा केवल समतल दर्पण, तीसरा केवल अवतल दर्पण, अगला चौथा, या अपन कह सकते हैं तीनों दर्पण, बताओ क्या उत्तर होना चाहिए आपके हिसाब से, सोच के बताना दोस्तों। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, मैंने पीछे आपको बता दिया, अंतर भी बताया था, दर्पण प्रतिबिंब निर्माण भी बता दिया है। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, तीनों दर्पण। क्या आया उत्तर, आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तीनों दर्पण जो होते हैं वो आभासी और क्या बनाते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये नहीं कहा इसने केवल आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर ये कहता केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा बनाता है, समतल और उत्तल। इसने केवल ये कहा है कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या अवतल दर्पण है आभासी और सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। कितनी स्थिति में, एक स्थिति में, जब वस्तु कहां पर रहती है, एफ व पी के मध्य हो। बनाता है कि नहीं बनाता, बिल्कुल बनाता है। तो ये एक स्थिति में आभासी और क्या बनाता है, सीधा बनाता है। तो आपका उत्तर कौन सा आ गया। और हम जानते हैं केवल उत्तल आभासी और सीधा बनाता है, केवल उत्तल आभासी और सीधा बनाता है, केवल उत्तल है आभासी और सीधा नहीं बनाता है। उत्तल केवल आभासी और सीधा बनाता है, उत्तल बनाता है, समतल बनाता है, आभासी और सीधा बनाता है। अवतल भी एक स्थिति में आभासी और सीधा बनाता है। ये केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब, तो कौन सा हो जाएगा, तीनों दर्पण बनाते हैं। आभासी और सीधे प्रतिबिंब तीनों दर्पण बनाते हैं। केवल शब्द यहां पर लग जाता तो ये दोनों हो जाते। और बैठ गई क्या बात, ये बिल्कुल बैठ गई होगी। अगर आपसे मैं पूछूं केवल वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, केवल वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो कोई दर्पण है क्या, बिल्कुल नहीं। केवल अगर वास्तविक आ जाता है, केवल वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आ जाता है, वास्तविक और उल्टा, तो कोई सा दर्पण ही नहीं बनाता है। क्यों,
क्योंकि आपका उत्तर होगा तो आप सोच रहे होंगे वास्तविक और उल्टा तो अवतल दर्पण बनाता है, लेकिन आप ये बात भूल गए कि अवतल दर्पण एक स्थिति में कैसा भी बनाता है, आभासी और सीधा भी बनाता है। बताओ बनाता है कि नहीं बनाता? बिल्कुल बनाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वहां पर 4 नंबर। ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये समतल दर्पण अवतल दर्पण या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण का क्या था? प्रतिबिंब निर्माण था। अगर अपन बात करें आगे प्रतिबिंब निर्माण के बाद में, देखो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है आवर्धनता से। कहां से आता है? आवर्धनता से। ये प्रतिबिंब निर्माण हो गया, यहां से अपन देख लेते हैं आवर्धनता। आवर्धनता का मतलब होता है प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है या बड़ा। यानी आवर्धनता का मतलब प्रतीक होता है इसका एम। क्या होता है? एम। और आवर्धनता का मतलब होता है प्रतिबिंब का कितना गुना, प्रतिबिंब कितना कितना छोटा या बड़ा, यही क्या कहलाता है? आवर्धनता कहलाती है। जैसे सूत्र आप देखोगे, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर है एच डैक्स अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू। ये किसका सूत्र होता है? आवर्धनता का। या आप देखोगे m का मतलब होता है आवर्धनता, एच डैक्स का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच का मतलब होता है बिंब की ऊंचाई। वी माइनस, यहां पर माइनस है दोस्तों, वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और यू का मतलब होता है बिंब की दूरी। यह आवर्धनता का क्या होता है? सूत्र होता है। जब आपसे पूछा जाता है कि प्रतिबिंब, अगर बिंब इतने बड़ा, बिंब इतना बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, बिंब इतना बड़ा है तो उसका प्रतिबिंब छोटा कितना बनेगा, तो वो होता है आप किससे ज्ञात करते हैं? आवर्धनता होती है। आवर्धनता का सूत्र पता लग गया। अब देखते हैं कैसे आता है। देखो अगर आपसे आवर्धनता में कोई बात पूछता है, जैसे आवर्धन, जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे कोई दर्पण है, जैसे मैं कह दूं एक दर्पण है, एक क्या है? दर्पण, एक दर्पण है, एक दर्पण की आवर्धनता, एक दर्पण की आवर्धनता आवर्धनता बराबर है +5। अब उस दर्पण का नाम बताओ, उस दर्पण का नाम बताओ। एक दर्पण है की आवर्धनता कितनी है? 5 है, तो उस दर्पण का नाम आपको बताना है। देखो दोस्तों अगर अपन बात करें, एम है, एम एम एक से बड़ा आ जाए इसका मान, एम का मान कितने से बड़ा? 1 से बड़ा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? बड़ा। प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा। एम का मान यदि, आवर्धनता का मान यदि 1 से बड़ा दे रखा हो तो समझ जाना वहां पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। अगर एम का मान बराबर है किसके? 1 के, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बराबर। प्रतिबिंब वस्तु के कैसा होगा? बराबर। अगर m का मान छोटा है 1 से, m का मान छोटा है 1 से, तो प्रतिबिंब बनता है कैसा? छोटा। अगर 1 से m का मान छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, m का मान 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा, और m का मान बराबर किसके? 1 के, तो प्रतिबिंब भी वस्तु के क्या बनेगा? बराबर, या बिंब के क्या बनेगा? बराबर बनेगा। यहां पे कोई दिक्कत है? याद होनी चाहिए बात, m का मान 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा, m बराबर 1 तो वस्तु का प्रतिबिंब बराबर, और m का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब भी छोटा। ये बात तो थी इसकी बराबर और छोटे या बड़े की। अगर आपसे पूछ ले कि m एक बार तो प्लस है और एक बार क्या है? माइनस, अगर m के आगे यहां पर प्लस लगा हुआ है तो अगर प्लस का मतलब होता है प्रतिबिंब आभासी और कैसा होगा?
सीधा। क्या होगा दोस्तों, आभासी और कैसा होता है, सीधा। माइनस लगा होने का मतलब है प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। बैठ गई क्या बात है। अगर यहां पर +5 है तो समझ गए आप कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और यहां पर अगर माइनस में होता ये 5 तो वास्तविक और कैसा होता, उल्टा। ये -5 नहीं है, ये 5 ही है, लेकिन ये चिन्ह ये कह रहा है कि ये आभासी एक सीधा है, वास्तविक और उल्टा। यानी ये चिन्ह बताता है प्रकृति को, दर्पण की किसकी बताता है, दर्पण की प्रकृति को बताता है। अगर चिन्ह माइनस का और ऋणात्मक हो, आवर्धनता ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, और अगर धनात्मक है तो कैसा होता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है। अब प्रश्न मेरा ये था, एक दर्पण की आवर्धनता कितनी है, +5 है, तो उस दर्पण का नाम क्या होगा, बताओ दर्पण का नाम क्या होगा। अब आपको पता लग गया, मैं समझा रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आप आगे बढ़ोगे। देखो यहां पर +5 है, 5 का मतलब आपके ये इसमें आ जाओ इधर, 5 का मतलब 1 से बड़ा है छोटा, तो आप कहोगे गुरुजी 5 तो 1 से क्या है, बड़ा। क्योंकि 1 से बड़ा है मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप कहोगे बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, सही है। चिन्ह किसका है, धनात्मक, तो धनात्मक क्या कहता है, आभासी और सीधा। अब मुझे बताओ प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी सीधा, और वस्तु से कैसा बना, बड़ा बना। और मैंने आपसे पूछ लिया दर्पण का नाम। अब मुझे बताना कि जो दर्पण होता है, क्या समतल दर्पण है बड़ा प्रतिबिंब बनाता था, नहीं। क्या छोटा बनाता था समतल, नहीं। क्यों, क्योंकि समतल दर्पण तो केवल और केवल किस कौन सा बना रहा था, m बराबर उसकी आवर्धनता अपन ने देखी थी क्या थी, 1, तो बराबर बनाता था। ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके खड़े हो जाते तो अपने बराबर प्रतिबिंब दिखता है, तो समतल दर्पण तो केवल कैसा बनाता है, बराबर, ना छोटा ना बड़ा। बताओ समतल दर्पण कट गया क्या, तो आप बोलोगे गुरुजी समतल दर्पण तो क्या हो गया, कट गया, दर्पण होगा ही नहीं। अगली बात प्लस है, हमने कहा 5 मतलब बड़ा बनेगा, समतल दर्पण कट गया, समतल दर्पण नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूं कि 5 बड़ा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, क्या उत्तल दर्पण है प्रतिबिंब बड़ा बना रहा था, बिल्कुल नहीं। 2 प्रतिबिंब बन रहे थे किसमें, उत्तल दर्पण में, और वो दोनों ही कैसे थे, छोटे। आप देखना चाहो तो देखो, हमने पहले लिखा है, कैसा लिखा है, प्रतिबिंब प्रश्न था, यहां पर देखो, छोटा आभासी और सीधा, छोटा बनाता है ये कौन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सॉरी, समझ गए। 2 प्रतिबिंब थे, वो दोनों ही कैसे थे, छोटे। तो आप कहोगे उत्तल भी क्या हो गया, कट गया। तो यहां पर उत्तल भी क्या हुआ, कट गया। अब मुझे बताना कि +5 है, बड़ा प्रतिबिंब, क्या उत्तल दर्पण बड़ा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। क्या अवतल दर्पण आभासी और सीधा बनाता है, बिल्कुल बनाता है। एक स्थिति में क्या बनाता है, क्या बनाता है, आभासी और सीधा बनाता है। तो आप कहोगे ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। बैठ गई बात। अगर आपके पास आ जाते से -2 है, एक आवर्धनता -2 है, तो अब बताओ दर्पण कौन सा होगा, दर्पण कौन सा होगा। माइनस का मतलब है वास्तविक और उल्टा। क्या उत्तल वास्तविक और उल्टा बनाता है, नहीं बनाता। क्या समतल वास्तविक और उल्टा बनाता है, नहीं बनाता। तो वास्तविक और उल्टा तो केवल कौन बनाता है, अवतल बनाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन, अवतल दर्पण है। कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। एक का एक से मान ज्यादा है, 2 तो कैसा बनेगा, बड़ा बनता है। कोई दिक्कत है आवर्धनता में, नहीं दिक्कत। अगली बात अपन करें तो हम देखते हैं दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र दोस्तों, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। आपको v क्या है, जैसे मैं ये समझाने की कोशिश करूं आपको, ये दर्पण है, मैंने यहां पर मुख्य अक्ष बनाया, ये कौन होती है, f है, ये c था, और जब वस्तु आप यहां पर रख रहे हो ऐसे, ये
बिंब है, आपने वस्तु का मतलब बिंब रखा है, यू रखा है, यू प्रतिबिंब यहाँ पे बन गया, तो ये कौन है, वी है। ये पी था, तो पी से लेकर, कहां से लेकर देखना, पी से लेकर यू तक के मध्य दूरी को कहते हैं बिंब दूरी। कौन सी दूरी, बिंब दूरी। और ये वी है, तो वी से लेकर पी के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और एफ से लेकर पी के मध्य दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं। बैठ गई बात। तो हम कहते हैं बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में एक संबंध पाया जाता है। इस संबंध को अपन क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। और ये दर्पण सूत्र कौन सा है, ये वाला दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहां पर माइनस कर दोगे तो लेंस सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, लेंस सूत्र हो जाता है। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। ये दर्पण सूत्र था। अगर अपन बात करें, ये दर्पण सूत्र है, ये कौन हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। ये कौन है, बिंब दूरी। ये कौन है, फोकस दूरी। दोस्तों एक फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। हम करें तो मैं कहूं यहां पर एक तो कौन होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध देखो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, r बराबर होता है 2f और f बराबर होता है r/2। कहने का मतलब यह है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। यह संबंध होता है। जैसे ये दर्पण था, ये अपन ने देखा मुख्य अक्ष, यहां पर एफ थी, यहां पर सी यानी वक्रता केंद्र, यहां से यहां तक की क्या कहला रही थी, वक्रता त्रिज्या। इस वक्रता त्रिज्या में आधी कौन है, फोकस दूरी। फोकस दूरी की दुगनी कौन है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की आधी कौन है, फोकस दूरी। अब मैं ऐसे कहूं एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक दर्पण की कौन, वक्रता त्रिज्या बराबर 5 सेमी है। कितनी है, 5 सेमी है। तो फोकस दूरी कितनी होगी, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है, आधी। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 5 सेमी है, तो बताओ f बराबर कितना कर दोगे, r/2। तो बराबर कितनी है, 5 है, 5/2 तो कितनी आ जाएगी, 2.5 सेमी आ जाएगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी। यह संबंध पाया जाता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में। यह बात बैठ गई, सही। गोलीय दर्पण सूत्र आपने देख लिया। ये अपन बात कर रहे थे किसकी, गोलीय दर्पण की। प्रतिबिंब निर्माण सीख लिया आपने। इंपोर्टेंट बात यही है, प्रतिबिंब निर्माण है। अगली कक्षा में अपन चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। अभी आपका जो दर्पण सूत्र लिखा है, एक चिन्ह परिपाटी आपकी आएगी, चिन्ह परिपाटी उस प्रश्न आएंगे उसके साथ अपन समझाएंगे और चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन हल करेंगे। पशु परिचर और विद्यार्थी हैं जो नया टॉपिक जुड़ा है, इसमें आपके वो क्वेश्चन 1-2 यहाँ से पुटअप होंगे और इजी प्रश्न होंगे। बस ये कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, समझना है। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, आगे भी बढ़ाएं, कमेंट करें और बताएं कि क्या कमी है क्या नहीं है। बाकी अपना पूरा जोर शोर है कि आपको बिल्कुल विद्यार्थियों को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यह अपन ने बातें सीखी है। एक बार यहां से इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये वाली सारणी आपको याद होनी चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन देखेंगे अगली क्लास में जो परावर्तन और उसके नियमों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।